हेलो एवरीवन, दिस साइड सृष्टि त्यागी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि साइंस क्लासेस। आज की वीडियो बाकी की वीडियो से थोड़ी सी अलग होने वाली है। आज की वीडियो में हम ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे और हम जितना ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे उतनी ही ज़्यादा वीडियो आपको अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। सेल ऑर्गेनल्स क्या हैं, किन किन टाइप के सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हमें पढ़ना है, तो यहाँ पर हम देखते हैं। आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। तो इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें पढ़ना है सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, और ये है आपका यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर आपका वैक्यूल, देन गोल्जी एपरेटस, उसके बाद यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट जो कि आ जाएगा प्लास्टिड्स के अंदर, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो इन सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो चलिए मिलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। तो क्या होता है ER? इसके जानने से पहले हम यहाँ पर सेल ऑर्गेनल्स की एक छोटी सी डेफिनेशन देखेंगे। लिटिल स्ट्रक्चर्स इनसाइड द सेल दैट हेल्प टू कीप द एक्टिविटीज अकरिंग इन द सेल ऑफ डिफरेंट काइंड सेपरेट। सेल ऑर्गेनल्स वो होते हैं जो हमारी सेल के अंदर जितनी भी अलग अलग तरीके की एक्टिविटी होती हैं उन सबको सेपरेट रखते हैं, कि जिससे कि वो एक्टिविटीज़ मिक्स ना हो जाएं आपस में। सपोज आप घर में रह रहे हैं, आपके घर में किचन है फॉर मेकिंग फूड, बेडरूम है फॉर रेस्ट, डाइनिंग रूम है, डाइनिंग टेबल है फॉर ईटिंग फूड, स्टडी रूम है फॉर स्टडी। तो हर काम के लिए अलग अलग जगह है, अलग अलग कंपोनेंट है। उसी तरीके से सेल के अंदर भी डिफरेंट कंपोनेंट्स है फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड फंक्शन। और अगर वो सारी एक्टिविटी एक साथ मिक्स हो जाएंगी तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा। तो उन एक्टिविटीज़ को एक दूसरे से सेपरेट रखने के लिए जिन कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं सेल, उन्हीं को हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। क्लियर हुआ? तो जैसा कि हमने बोला था, पहला ऑर्गेनल है ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बारे में पढ़ते हैं। यस, ER नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स अपीयर्स लाइक बैग। ये नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो एक नेटवर्क में प्रेजेंट है, और ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिखेगा। उसी बैग लाइक स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया है वेसिकल का। ठीक है, उसके बाद इसका काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बिटवीन द रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म एंड बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये क्या काम करता है? प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। भाई ये ट्रांसपोर्टर का काम करता है, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के बीच में। क्लियर हुआ? अब ये दो टाइप का होता है, RER एंड SCR। अब ये है क्या RER एंड SCR? तो चलिए मिलते हैं RER और SCR। सबसे पहले आता है हमारा RER। RER स्टैंड्स फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ क्यों होता है आप स्क्रीन पे देखते जाइए, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, अदरवाइज बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। रफ इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर ना छोटे छोटे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम बोलते हैं राइबोसोम, और वो राइबोसोम ही इनकी रफनेस का कारण है। तो ये पता चल गया आपको। दूसरी चीज़, राइबोसोम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि राइबोसोम का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो हमारी बॉडी में, हमारी सेल में प्रोटीन सिंथेसिस की जो साइट है वो कहाँ पर है? वो है राइबोसोम में। क्लियर हुआ इतना आपको? आगे देखिए, इसमें प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स, ये जितनी भी एक्टिव सेल्स हैं उन सब में राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, RER प्रेजेंट होंगे। तो ये क्लियर है विदाउट एनी डाउट। दूसरा आता है हमारा SER। SER स्टैंड्स फॉर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये स्मूथ क्यों है? तो सोचिए कि RER रफ क्यों था? RER रफ इसलिए था क्योंकि उसमें राइबोसोम प्रेजेंट थे। अब SER स्मूथ किस लिए है? क्योंकि राइबोसोम एब्सेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पर क्या मैन्युफैक्चर होता है SER के अंदर? मैन्युफैक्चर ऑफ फैट एंड लिपिड्स। फैट और लिपिड्स की प्रोडक्शन होती है SER के अंदर, जिसकी वजह से इसके अंदर स्मूथनेस आ जाती है। क्लियर हुआ यहाँ पे आपको? ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिखा है, उसको ध्यान से देखिए जरा। नोट में आपका लिखा है प्रोटीन्स प्लस लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग ऑफ सेल। प्रोटीन्स और लिपिड्स एक साथ मिलकर सेल की बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। बिल्डिंग
सेल मेम्ब्रेन, सेल की मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करते हैं और इसी प्रोसेस को कहा जाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। क्या कहा जाता है इस प्रोसेस को? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बायो मतलब लिविंग, जेनेसिस मतलब बनना, तो सेल मेम्ब्रेन का बनना इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। क्लियर हुआ इतना आपको? दूसरा पॉइंट देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है, सम प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम और हॉर्मोन्स। कुछ प्रोटीन्स और कुछ लिपिड्स फंक्शन करते हैं एंजाइम की तरह और हॉर्मोन्स की तरह, क्योंकि सारे तो यूज नहीं हो जाते ना मेम्ब्रेन बिल्डिंग में, तो कुछ फंक्शन करते हैं हॉर्मोन्स की तरह। हॉर्मोन्स क्या है वो हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और एंजाइम्स की तरह, एंजाइम एक कैटलिस्ट है जो हमारी बॉडी में होने वाली डिफरेंट रिएक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। क्लियर हुआ यहाँ तक आपको? नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल हमारा आता है गोल्जी एपरेटस। तो इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था कैमिलो गोल्जी नाम के एक बायोलॉजिस्ट ने। उन्होंने हमें इसके बारे में बताया था। भाई वो बताकर चले गए, लेकिन क्या क्या बताया था? गोल्जी एपरेटस कैसा होता है, क्या इसका फंक्शन होता है, तो वो सब चीज़ें अब हम यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज membrane bound vesicles arranged parallel in stacks called cisterns। इसमें बहुत सारे membrane bound vesicles arranged होते हैं stacks में। stack मतलब एक ढेर बना लेते हैं उसका, और उसी stack को हम बोलते हैं cistern। कुछ इस तरीके से यहाँ पर होंगे, मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए स्क्रीन पर, देखिए कुछ इस तरीके से, और इसी स्टैक को हम क्या बोलेंगे? सिस्टर्न, CISTERNS, सिस्टर्स। क्लियर हुआ ये आपको? नेक्स्ट आगे हम इसमें देखेंगे हैव कनेक्शंस विद मेम्ब्रेन ऑफ ER। जो गोल्जी बॉडीज हैं, गोल्जी एपरेटस हैं, इनकी मेम्ब्रेन का कनेक्शन है ER से। ये ER से भी दोस्ती रखते हैं, तो ER से इनका कनेक्शन है। अब कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स सा हो गया, इसीलिए इस मैकेनिज्म को, इस सिस्टम को बोला गया है कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। क्लियर हुआ? व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम? व्हेन द मेम्ब्रेन्स ऑफ गोल्जी एपरेटस मेक कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ ER, देन इट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। चलिए आगे देखते हैं। helps in packaging and dispatching of materials prepared in ER to target inside और outside the cell। गोल्जी एपरेटस का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? ये हेल्प करती हैं पैकेजिंग में। जो भी सब्सटेंस बन रहे थे कुछ ER में, तो उनकी पैकेजिंग में हेल्प करेंगी और उनको उनकी टारगेट साइट तक पहुंचाएंगी जहां उन्हें जाना है। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? चाहे उनकी सेल के अंदर ज़रूरत हो या फिर सेल के बाहर ज़रूरत हो। नेक्स्ट पॉइंट, स्टोरेज एंड मॉडिफिकेशन। ये स्टोर करती हैं सब्सटेंसेस को अपने अंदर, और दूसरा मॉडिफाई करती हैं। कैसे करती हैं भाई मॉडिफाई? ये देखिए एग्जांपल आपको दिया हुआ है, कन्वर्ट सिंपल शुगर इनटू कॉम्प्लेक्स शुगर। शुगर सिंपल थी, उसमें मॉडिफिकेशन हुई, कुछ और ग्रुप्स ऐड हुए, तभी तो वो कॉम्प्लेक्स शुगर बनी। तो सिंपल शुगर को अगर कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है तो वो कहाँ पर होगा? गोल्जी एपरेटस के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। ये लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। अब लाइसोसोम्स क्या है? लाइसोसोम्स अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो चलिए लाइसोसोम्स के बारे में समझते हैं। यस, इट इज लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। ये भी मेम्ब्रेन बाउंड है, और ये किससे फिल्ड है? डाइजेस्टिव एंजाइम से फिल्ड है। तो कुछ इस तरीके से लाइसोसोम्स में भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होगी, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम किसने बनाई है? वो बनाई है RER ने बनाई है। RER क्या था? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों था? क्योंकि उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट थे। राइबोसोम क्या थे? प्रोटीन सिंथेसिस के साइट थे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका हम यहाँ पर। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम of cell helps to keep the cell clean by digesting foreign materials like bacteria। इसको सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम कहा जाता है। किसको? लाइसोसोम्स को। क्यों? क्योंकि कोई भी फॉरेन एजेंट हमारी बॉडी में सेल के अंदर एंटर करता है तो ये उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, खत्म कर देते हैं, जिससे कि वो आगे नुकसान ना पहुंचा सके, जैसे कि बैक्टीरिया। क्लियर हुआ? तो मतलब ये सेल की सफाई रखते हैं, वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रेक्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। गोल्जी एपरेटस में क्या हो रहा था कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ब्रेक हो रहे हैं। किसमें? सिंपलर सब्सटेंसेस में। बिकॉज ऑफ द पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, क्योंकि इनके पास एक पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि सबको ब्रेक कर सकती है, डाइजेस्ट कर सकती है, खत्म कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ द सेल डैमेज्ड। अगर सेल डैमेज हो गई, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना।
अगर किसी कारण की वजह से सेल डैमेज हो गई, बस्ट हो जाती है, तो क्या होगा, ये डाइजेस्ट करेंगे देयर ओन सेल, ये अपनी सेल को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं। डाइजेस्ट करना मतलब खत्म कर लेना, खा जाना, तो मतलब कि अपनी सुसाइड कर लेते हैं, अपने आप को मार देते हैं। इसी वजह से इनको सुसाइड बैग्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? सुसाइड बैग्स कहा जाता है, क्योंकि ये ड्यूरिंग द सेल बस्ट अपनी ही सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं और इसी वजह से इनको सुसाइड बैग्स कहा जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक आपको? आगे बढ़ते। नेक्स्ट आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो आपने बचपन से सुना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। भाई पावर हाउस क्या होता है? पावर हाउस तो वो जगह होती है जहाँ से हमें पावर मिलती है। पावर मीन्स एनर्जी। तो पावर हाउस एक ऐसी जगह हो गई जहाँ से हमारी बॉडी को, हमारी पूरी सेल्स को एनर्जी सप्लाई हो रही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ही वो जगह है जहाँ से हमारी बॉडी को पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इट हैज 2 मेम्ब्रेन्स। ये भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है और इसमें 2 मेम्ब्रेन होती हैं, वन इज आउटर एंड अदर वन इज इनर। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो तो पोरस होती है, उस पे ना पोर्स प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे, जिससे कि सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होता है अंदर और बाहर। और दूसरी मेम्ब्रेन फोल्डेड है, वो फोल्ड्स बना के रखी है। यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम है, उसमें आप देख सकते हैं। अब इनर मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? इनर मेम्ब्रेन इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। इनर मेम्ब्रेन जो है वो सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। किस लिए इंक्रीज करती है? उन केमिकल रिएक्शंस के लिए जिनसे एटीपी बन रहा था। ओके, लेकिन एटीपी क्या है? एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज ऑल्सो नोन एज एटीपी। तो जैसे मनी की करेंसी क्या है इंडिया में? रुपीज है, कहीं और डॉलर है। उसी तरीके से एनर्जी की करेंसी है एटीपी। तो एटीपी क्या है? एनर्जी की करेंसी। जब हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो वो एटीपी की फॉर्म में ही माइटोकॉन्ड्रिया से ली जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज एनर्जी सिंथेसिस अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। अब भाई माइटोकॉन्ड्रिया को ना थोड़ा सा स्ट्रेंज ऑर्गेनल कहा जाता है। स्ट्रेंज मतलब अजीब। अजीब क्यों कहा गया है माइटोकॉन्ड्रिया को? क्योंकि जैसे कुछ टाइम पहले तक जम्मू एंड कश्मीर का अपना बिल्कुल खुद का अलग कॉन्स्टिट्यूशन था ना, उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया का अपना अलग डीएनए होता है और राइबोसोम्स भी होते हैं। अब डीएनए अलग हो गया तो इनका खुद का जेनेटिक मटेरियल अलग हो गया, और राइबोसोम्स भी अलग हो गए तो मतलब ये अपने खुद के प्रोटीन्स अलग बनाएंगे। क्लियर हुआ पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट इज मेक देयर ओन प्रोटीन। क्यों? क्योंकि इनके खुद के राइबोसोम्स होते हैं तो इनके प्रोटीन भी खुद के बनते हैं अलग। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्लास्टिड्स। सबसे इंटरेस्टिंग लगता है मुझे प्लास्टिड्स, और समझने में भी इजी है। प्लास्टिड्स हमेशा ध्यान रखना कि प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होते। कैसे याद रखेंगे? पी फॉर प्लास्टिड्स, पी फॉर प्लांट सेल। तो प्लास्टिड्स हमेशा प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते। प्लास्टिड्स में भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही हैं, हैव देयर ओन डीएनए एंड प्रोटीन। तो इनका भी खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है और प्रोटीन्स होते हैं इनके। इट इज ऑफ 2 टाइप। हमें यहाँ पे 2 टाइप का प्लास्टिड पढ़ना है। वन इज क्रोमोप्लास्ट एंड अदर वन इज ल्यूकोप्लास्ट। सो क्रोमो मीन्स कलर, क्रोमो मीन्स कलर, ओके, एंड ल्यूको मीन्स कलरलेस, ल्यूको मीन्स कलरलेस। तो क्रोमोप्लास्ट में वो प्लास्टिड्स आ जाएंगे जो कि कलरफुल होंगे। जैसे आप एक प्लांट को देखते हैं, प्लांट में डिफरेंट कलर्स होते हैं। ग्रीन कलर होता है उसकी लीव्स में, फ्लावर में ऑरेंज, येलो, इस तरीके के कलर पाए जाते हैं। तो वो प्लास्टिड्स के कारण ही होते हैं। अब से पहले आपको पता हो या नहीं पता हो, अब से ध्यान रखना, प्लांट्स के अंदर एक कॉम्पोनेंट पाया जाता है, एक सेल ऑर्गेनल पाया जाता है जिसका नाम प्लास्टिड है, और जो रेस्पॉन्सिबल होता है प्लांट्स के कलर के लिए। जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मैंने, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड होते हैं, उसके अंदर एक होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो मीन्स क्लोरोफिल। अब हैव क्लोरोफिल पिगमेंट फॉर ग्रीन कलर। क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और क्लोरोप्लास्ट में और भी पिगमेंट्स होती हैं जैसे कि येलो और ऑरेंज कलर की। तो क्लियर हुआ, ये सभी क्रोमोप्लास्ट में आ जाती हैं। नंबर ऑफ मेम्ब्रेन लेयर स्टोर्ड इन अ मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। अगर मैं बात करूं प्लास्टिड की, क्लोरोप्लास्ट की, तो इसमें बहुत सारी मेम्ब्रेन्स होती हैं। मेम्ब्रेन्स कुछ इस तरीके से होंगी आपकी, और जिस स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट है उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं उस स्ट्रक्चर को? हम स्ट्रोमा। क्लियर हुआ ये आपको? यहाँ पर आगे देखो, यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट मीन्स दोज प्लास्टिड्स विच डोंट हैव कलर। Okay, so these are colorless plastids, and
स्टोर स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स। इनका क्या काम होता है? ये अपने अंदर स्टार्च स्टोर करते हैं, ऑयल स्टोर करते हैं और प्रोटीन के कुछ ग्रैन्यूल्स मतलब प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी अपने अंदर ये स्टोर करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट सेल ऑर्गेनल जो हमें यहाँ पर पढ़ना है दैट इज वैक्यूल। वैक्यूल क्या होते हैं? स्टोरेज सैक होते हैं, एक स्टोर रूम की तरह होते हैं सेल का, ठीक है, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट। ये सॉलिड और लिक्विड कंटेंट को अपने अंदर स्टोर करते हैं। ध्यान रखना, प्लांट सेल का वैक्यूल बहुत बड़ा होता है और एनिमल सेल का वैक्यूल छोटा होता है। इतनी बातें समझ में आ गई वैक्यूल के बारे में। आगे हम यहाँ पे देखते हैं, वैक्यूल प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू प्लांट सेल। वैक्यूल ही प्लांट सेल को रिजिडिटी, हार्डनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, और स्टोर शुगर, ऑर्गेनिक एसिड, अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स। वैक्यूल अपने अंदर क्या स्टोर करते हैं? जैसा भी हमने पढ़ा, स्टोर हाउस है, ये स्टोर रूम है, तो ये अपने अंदर ऑर्गेनिक एसिड्स स्टोर करते हैं, कुछ शुगर स्टोर करते हैं, अमीनो एसिड्स स्टोर करते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे हम देखते हैं यहाँ पे एक नोट पॉइंट। अमीबा का नाम आपने सुना होगा, देखो इसकी स्पेलिंग होती है AMOEBA। इसको अमोइबा नहीं बोलेंगे, इसको अमीबा बोलेंगे। याद रखने के लिए आप पढ़ सकते हैं अमोइबा, ठीक है। तो इसके अंदर एक फूड वैक्यूल होता है जहाँ पे ये फूड स्टोर करता है जो उसने खाया होता है, बाद में भी उस फूड को यूटिलाइज कर लेता है, और वैक्यूल के थ्रू ही ये मूवमेंट इस तरीके की परफॉर्म करता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन वाली मूवमेंट। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपका आ जाता है, इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर मतलब जो एक सेल के बने हुए, यूनि मतलब एक। वैक्यूल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिलीजिंग एक्सेस वेस्ट एंड वाटर। वैक्यूल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेस्ट मटेरियल और एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए। तो वैक्यूल क्लियर हो गया, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है। अब अगर आपको कोई डाउट नहीं है, आपने वीडियो बहुत अच्छे से देखी है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपका छोटा सा टेस्ट लेंगे, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, नेम 2 सेल ऑर्गेनल्स दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। याद कीजिए, पहला था माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्या था? प्लास्टिड। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेकंड इज प्लास्टिड। ये आपका आंसर नंबर 1 हो गया। क्लियर हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई लाइसोसोम्स नोन एज अ सुसाइड बैग्स। तो ये आप क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं, बिकॉज दे डाइजेस्ट देयर ओन सेल ड्यूरिंग द केस ऑफ सेल बस्ट। डाइजेस्ट देयर ओन सेल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल। याद कीजिए, इन द राइबोसोम। सो राइबोसोम कहां प्रेजेंट है? RER में। तो थर्ड का आंसर आपका हो जाएगा राइबोसोम। क्वेश्चंस क्लियर हुए? सो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर 5 क्लास 9 सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बाद में आपका एक छोटा सा टॉपिक बचता है दैट इज सेल डिवीजन। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, कीप सपोर्टिंग फॉर द लेटेस्ट अपडेट of the videos, and also hit the like button, and you can share your views in the comment section. Thank you for watching.